सो गाइज कैसे हो सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिलेक्स कुमार फ्रेंड। प्यारा आज का एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो कल वाला चैप्टर हमारा अधूरा रह चुका था, एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण। इसके बारे में आज इसका सेकेंड वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर का दूसरा पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम 3 भागों में डिवाइडेशन करने वाले हैं, बट क्योंकि ये चैप्टर बड़ा होने के कारण आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए। तो प्यारे दोस्तों, जो कल हम अम्ल और क्षार लवण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। देखो, धातु की अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल के साथ क्या बनता है और क्षार के साथ क्या बनता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और क्षार और धातु का अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो देखो, HCl अम्ल और यह धातु इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, हम करने वाले हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। क्या हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, अर्थात जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कि इसका निर्माण होता है। तो ये चीज़ पढ़ने वाले। तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे अम्ल और धातु कार्बोनेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण CO2 और जल का निर्माण होता है। तो ये कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण CO2 और जल का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है CO2 की जांच टेस्ट। क्या होता है CO2 की जांच टेस्ट, के उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा के रूप में CO2 गैस प्रभावित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2 का अणु का प्राप्ति होती है। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होता है, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिला था उस और CO2 अधिक मात्रा में जब प्रभावित कर HCO3 का निर्माण होता है। हम पढ़ने वाले हैं अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जब क्षार के साथ आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। जब अम्ल तथा क्षारक को प्रेक्षपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl और H2O का निर्माण होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण और जल का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनिक लवण और जल का निर्माण होता है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है। जब अधात्विक ऑक्साइड और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है तथा विद्युत द्वारा प्रभावित करते हैं। तो देखो कि अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण CO2 और H2O का निर्माण होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और H2O का निर्माण होता है। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण CO2 और H2 बनता है। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। और अम्ल की अभिक्रिया जब आप क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण और H2O का निर्माण। अम्ल व क्षारों की समानताएं। देखो, अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। देखो क्या, कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार और अम्ल की प्रबलता की बात करें तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता में एक सार्वभौमिक सूचक ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक की बात करें तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। के अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में
प्रदर्शित विलेन में अम्ल और क्षारक की बात करते हैं तो जल में उपस्थित आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H+ और H2 H3O हाइड्रोनियम का निर्माण करते हैं तो HCl और H2 हाइड्रोनियम और क्लोरीन का निर्माण करते हैं। तो जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2O की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का निर्माण। आपको जल को कभी भी अम्ल के अंदर नहीं मिलाना है। आपको जल के अंदर अम्ल मिला सकते हो तो अम्ल को जल के अंदर मिलाना है, ना कि जल को अम्ल के अंदर। जल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुए ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में अस्फलित होकर बाहर आ जाता है स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कल पढ़ेंगे हम pH स्केल के बारे में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।